हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 सीरीज़ का पार्ट 25 है। इससे पहले मैंने 24 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। ये यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का श्रृंखला है और मैं अपने इस सीरीज़ के दौरान हर क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ आर्टिकल बताती हूँ ताकि आपको ऐसे ही सारे आर्टिकल्स याद हो जाए। तो मैंने पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल अपने पिछली क्लास में बताई थी। आज मैं आपको नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल बताऊंगी। तो सबसे पहले नगर पालिका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A में है और ये अनुसूची 12 के तहत है। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं हम देखते हैं। तो ये 243 के पी में है। तो पी में क्या गया है, पी से स्टार्ट है 243 के पी। तो उसमें परिभाषा दी गई है नगरपालिका से संबंधित। फिर 243 क्यू में बताया गया नगरपालिका का गठन। 243 आर में नगरपालिका की संरचना। 243 एस में वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। 243 टी में स्थानों का आरक्षण। 243 यू में नगरपालिकाओं की अवधि आदि। 243 वी में सदस्यों के लिए निहरताएं। 243 डब्ल्यू में नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 एक्स में नगरपालिका द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति और उनकी निधियां। आर्टिकल 243 वाई में वित्त आयोग। आर्टिकल 243 जेड में या जी में नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 जेड ए में नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 जेड डी में जिला योजनाओं के लिए समिति। 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति। 243 जेड एफ में विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना। 243 जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो फ्रेंड्स, ये नगरपालिका से संबंधित आर्टिकल है। ये भी आर्टिकल आपको काफ़ी आपके लिए लर्न करना जरूरी है और कम से कम आप पता चल जाए कि मेन आर्टिकल जो है वो आप बिल्कुल मैं 2-3 दिन क्लास के दौरान आपको यही आर्टिकल बताऊंगी ताकि आपको ये आर्टिकल अच्छे से याद हो जाए। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब आर्टिकल तो आपको याद होनी ही चाहिए। किसी भी एग्जाम में ये से क्वेश्चन बन सकता है। कभी 4 आर्टिकल इसके दे दे, ये पी में है, आर 243 एस में कौन है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और कभी कभी अगर आप टीजीटी दे रहे हो मतलब तो उसमें तो भाग भी पूछ देते, नगर पालिका किस भाग में है। पंचायत का तो खासकर बहुत पूछता है। और किस अनुसूची में, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। तो 12वीं अनुसूची में है और भाग 9A में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल किसी वजह से पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट से अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। मैंने अपने पिछले क्लास में 25 क्वेश्चन तक इसका करा दिया था। आज 26 क्वेश्चन से है। तो देखिए 26 क्वेश्चन क्या बोलता है। 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसका समान आज से प्रशासन अथवा शासन नहीं है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। यह शक्तियों के प्रयोग करने का तरीका है। शासन और सरकार एक ही है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। शासन और सरकार एक है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। कौन सा सही पूछ रहा है, ये भी हमेशा क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो क्या सही पूछ रहा है या क्या गलत पूछ रहा है। अगर गलत पूछता तो सिर्फ 4 आंसर होता और क्या सही पूछा तो 1 2 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जस एड बेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प
का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो मानवता नहीं है, न्याय संगत कारण है, विधि संगत प्राधिकार है, समानुपातिकता है, मानवता नहीं है। युद्ध जस जस एड बैलम, युद्ध का न्याय संगत विकल्प। अगला है पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? क्या पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित है? तो व्यक्ति द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, ये इसमें शामिल है। पारंपरिक प्राधिकार पूछ रहा है, इसीलिए विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार। नियम विनियमों के अधीन शक्ति, ये नहीं। अगर परंपरा वर्ड लगा है तो ये विरासत से संबंधित। ठीक है, अब ये यहाँ ये भी देखते हैं, विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा व्यापक विकसित व्यापार संगठन के इतिहास में असाधारण योगदान के अनुसार शक्ति प्राधिकार का प्रयोग। तो नहीं, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के अनुसार कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र उनका आदर्श रूप है। अगला है, देखो मैकियावेली स्टार्टिंग में राजतंत्र को सही बोलते, लेकिन जैसे जैसे बाद में उन्होंने गणतंत्र को विशेष बताया। देखो मैकियावेली के सरकार का एक आदर्श रूप गणतंत्र है। मैकियावेली प्राय राजतंत्र का प्रबल समर्थक माना जाता है, लेकिन उसने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस में गणतंत्र के विभिन्न गुणों और गणतांत्रिक शासन पद्धति की प्रशंसा की। इसने इस ग्रंथ में अरस्तु की भांति शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया। उनके अनुसार शासन प्रणाली की 3 शुद्ध क्रम है, गणतंत्र, कुलीनतंत्र और वैध प्रजातंत्र, और इनके विकृत रूप हैं तानाशाह, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। वैध प्रजातंत्र, यह प्रजातंत्र। अगला है पर्यावरण। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आसान, देखो जब मैकियावेली जब प्रिंस लिखे थे तो उसमें उन्होंने राजतंत्र को ज़्यादा बेहतर बना, लेकिन बाद में उन्होंने जब डिस्कोर्सेस लिखा तो उसमें गणतंत्र पर विशेष बल दिया कि गणतंत्र का शासन जो है वो ज़्यादा उत्तम है। जैसे अरस्तु ने भी राजतंत्र को बेहतर बनाया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उन्होंने पॉलिटी, यानी जो पॉलिटी का विकृत रूप उन्होंने लोकतंत्र को बोला अरस्तु ने। आगे, और ये क्वेश्चन अरस्तु ने किस शासन को बेहतर, ये आपके पिछले क्लास में ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं फ्रेंड्स बोलूँगी ये जो पूरी सीरीज है आप इसको ना मल्टीपल टाइम सुन लो, तो आपके ना जब आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सेट लगाओगे तो आपको बहुत सारे, मतलब ये नहीं एक एक बात सुनो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया उसको भी बढ़िया से सुनो, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी। जैसे मैंने उदारवाद बहुत अच्छे से कराया, स्वतंत्रता अच्छे से कराया, समानता अच्छे से कराया, अधिकार कराया है, ये डेमोक्रेसी कराया है, मार्क्सवाद कराया है, बहुत सारे। आप जाके एक बार देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी की, जिससे बच्चे काफ़ी, मतलब उनको काफ़ी बोरिंग लगता है। एक बार आप मेरी क्लास सुन लो, फिर पॉलिटिकल थ्योरी के भी क्वेश्चन आपसे अच्छे से हल हो जाएंगे। अब ये देखो, इसमें से आपको देखो ऐसे जब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या पता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं देखती हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, चिल्का आंदोलन। चिल्का आंदोलन कहाँ से? चिल्का झील से संबंधित है चिल्का आंदोलन। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो सबसे पहले डी का फर्स्ट सिर्फ एक में ही है, तो हमारा तो बी से ही हो गया। फिर बाकी भी हम जानते हैं इसमें, तो नर्मदा बचाओ भी आपको पता होगा, नर्मदा बचाओ कहाँ से? मध्य प्रदेश है। फिर है चिपको आंदोलन उत्तराखंड, 3 बी में 3 ठीक है। फिर है अबिको आंदोलन कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। ये है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। देखो अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा। अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक के से संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दोनों सही है और सही एक्सप्लेन करता है। और मैंने
किस तरीके की ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको पिछले कई क्लासों में बताया, मैं आज फिर बता रही हूँ। देखो जैसे पढ़ो आप, अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की, और ये भी अभिशासन वाला जो वर्ड है गवर्नेंस, अभिशासन गवर्नेंस वर्ड ये विश्व बैंक से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आए। ये तो असर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो तेजी से उभरता क्योंकि अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंधित है। तो यूजीसी नेट ने इसका आंसर ए दिया है। देखो ये पढ़ लो, ये इससे क्वेश्चन पूछा था। विश्व बैंक ने 1992 में शासन और विकास गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंट नामक अपनी रिपोर्ट में सुशासन या अभिशासन, कभी सुशासन पूछ ले, गुड गवर्नेंस या अभिशासन, गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय कर की। इसके अंतर्गत विश्व बैंक ने सुशासन के विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंध में शक्तियों के प्रयोग के लिए परिभाषित किया। इसकी प्रमुख विशेषता क्रमशः भागीदारी, आम सहमति, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जिम्मेदारी, प्रभावी, कुशल, न्यायसंगत, समावेशी होने के अलावा विधि के शासन पर आधारित होना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो ये कौन सी है पूछा ना, तो यो कार्यकारी भुजा है यूरोपीय आयोग, ऑप्शन बी। तो देखो यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की विधियां प्रक्रियाओं के प्रति जवाबदेह, यह कानून के प्रस्तावित करके निर्णयों को लागू कराना, यूरोपीय संघ द्वारा की गई संधियों को बरकरार रखने तथा उसके दिनचर्या के कार्यों के प्रबंधन के जिम्मेदार अंग है। इस आयोग में यूरोप संघ के सदस्य देशों से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। इन सदस्यों का प्रस्ताव प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों द्वारा ही दिया जाता है, इसका अनुमोदन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे कोई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सतही अथवा सुधारवादी परिस्थितिकी की विशेषताएं हैं? तो सुधारवादी परिस्थितिकी एवं पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। यह पारिस्थितिकी केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करती है। यह पर्यावरण को क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत बनाती है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। कथन है, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं। तो दोनों सही है, बस इसमें कथन कारण पर जाए, दोनों बोथ स्टेटमेंट आर राइट। अगला है भारत की विदेश नीति के मील के पत्थर। शिमला समझौता किनके काल में? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक होता है लुक ईस्ट पॉलिसी, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना, लाहौर घोषणा। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की थी, लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव ने किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो बी का हमें फोर्थ पता है, बी का फोर्थ पता है, तो हमारा एक से ही आंसर हो जाएगा। अब आपको शिमला समझौता पता होगा, ए का 2। एक्ट ईस्ट पॉलिसी डी में होगा 3rd। श्रीलंका में शांति स्थापना राजीव गांधी। और कब कब हुआ था? तो 72 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। 2014 नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी। श्रीलंका में शांति स्थापना 87 में राजीव गांधी, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी। हो सकता है इसको, जैसे इस टाइम ये पूछा है तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, मतलब इन घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार सजाइए। ठीक है, या ये किस शिमला समझौता किस प्रधानमंत्री के काल में कब हुआ, ये ऐसा भी पूछ सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे। अगला, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका
है। तो हिंदू राष्ट्र का भी विचार आपको हिंदुत्व की धारणा बीडी सावरकर की है। अगला है बुक्स एंड ऑथर। अन्ना हारेंट, फ्रेंच फैनन, माओ से तुंग और जॉन के गैलब्रेथ। तो सबसे पहले देखो द रेचर्ड ऑफ द अर्थ, ये आपको फ्रेंच फैनन की है। सेकंड का देखो इसमें 3 में है, ठीक है कोई नहीं। फिर है हन्ना आरेंट का, आपका ए का हो गया ह्यूमन कंडीशन, ए का 4th, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया मौत से तुम, हो गया आपको सी का फर्स्ट लिटिल रेड बुक। और जॉन के गैलब्रेथ की है एफ्लुएंट सोसाइटी, एफ्लुएंट सोसाइटी। आगे है आपका उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? ये 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं? तो देखो, कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंध द्वारा काम चलाओ आधार पर निर्णय लेना, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। तो ये डी नहीं होगा, बाकी तीनों है। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए आपके। 40 क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकारात्मक किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति पे बोल रहा है, तो ये है WH मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी। आगे क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, रिक्स के समापर्शीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशिष्टता है? औपचारिकतावाद, विषम जातीयता, आच्छादन, ब्यूरो अथवा कार्यालय। तो देखो फ्रेंड्स, ये रिक्स का जो मॉडल है ये आपको पढ़ना ही है। ये भी तुलनात्मक राजनीति में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आगे है नीचे दिए गए, तो देखिए, किसी देश की विदेश नीति इसके इतिहास का परिणाम होता है। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होता है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित होता है। भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों से निर्मित होता है। तो बोथ आर सही। अब देखो, बात तो यही कह रहा है ना, देखो विदेश नीति इतिहास का परिणाम होता है, तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी तो हमारा इतिहास ही है ना, तो उसके मूल्यों पे भी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, तो सर्वसम्मत नहीं है, न्यायसीता है, जनादेश है, प्रगतीकरण है। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। आगे है निम्नलिखित विचारकों कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखो, प्लेटो भी करते हैं, ये दोनों, तो ये तो आपको पता ये है ही। वॉलस्टोन क्राफ्ट तो है, मैरी वेस्टर्न क्राफ्ट तो है ही फेमिनिस्ट थिंकर। तो अरस्तु और हीगल वो नहीं करते, क्योंकि मिल भी करते हैं, प्लेटो भी करते हैं। ठीक है, नारी। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपको हीगल के बारे में नहीं पता, भाई अरस्तु के बारे में तो पता है, क्योंकि अरस्तु ने तो नागरिक भी नहीं माना। किसको किसको नागरिक नहीं मानते? नागरिक, ये स्त्री, बच्चे, बूढ़े और बीमार और जो गुलाम होते हैं उनको नागरिक नहीं मानते। तो ये स्त्री की समानता की में विश्वास नहीं करते। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींची। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रांसीसी फुकुयामा की है। आगे है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडिता रमाबाई के संबंध में सत्य है? पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा सत्य है? यह हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक थी। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। ठीक है,
वह द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थी। वह ईसाई धर्म विरोधी थी। नहीं। तो देखो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक थी। नहीं, वह हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक की बाद में ईसाई, और ईसाई की विरोधी नहीं थी, वो ईसाई धर्म बाद में ले ली थी। तो कौन सही है पूछ रहा है, तो ये दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किससे जाना जाता है? तो गाया हाइपोथेसिस के प्रणेता का लवलॉक है। तो गाया हाइपोथेसिस से भी इधर 2-3 सालों से मतलब एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आगे है, तो ये सब क्वेश्चन आपके पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूजीसी नेट का जो 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, ये 20 का है ना, तो 2-3 साल तो हो ही गया ना, 2 साल 3 साल। आप ये इसको पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना इसको। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? तो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देखो ये राष्ट्रवाद टॉपिक से है। आगे है, निम्नलिखित में कौन उत्तराधुनिक विचारक नहीं है? तो ठीक है, हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है, ये सब है, लियोटार्ड है, रिचर्ड रोटी है, मिशेल फिको है, हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है, ये 9 मार्क्सवादी विचारक है, इसलिए नहीं है इसमें। 50 क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के आधार तत्व को उनके अस्तित्व के आने के क्रमानुसार बताइए। तो देखो गुजराल, अब देखो उस समय पूछा था ना कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, तो अब इसमें देखो कार्यकाल पूछे, मतलब इसको कालक्रमानुसार सजाओ। अब इसी को हो सकता है अगली बार कौन प्रधानमंत्री थे, इसके समय कब हुआ है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो देखो पंचशील सबसे पहले, ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे? सेकंड को रखेंगे, सेकंड, ठीक है, सेकंड रख ली। ये देखो ऐसे एलिमिनेट किया गया ये क्वेश्चन, हम करते हैं फिर से। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 40, फिर है ये 471 में भारत और सोवियत मैत्री, फिर हो जाएगा आपका लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि गुजरात 96 में है और लुक ईस्ट पॉलिसी 92 में, तो ये वाला ऐसा ये वाला आंसर होता अगर 3-1 होता तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद देख लो 1954 में पंचशील है, 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि है, फिर है आपका गुजराल है आपका 96 में, और 92 है में लुक ईस्ट पॉलिसी। और उस बार पिछले क्वेश्चन में पूछा लुक एक्ट पॉलिसी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासनकाल में आए थे तब उन्होंने किया था एक्ट। अब लुक सिर्फ नहीं, अब उस पर एक्ट करो। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया आगे। तो अगर आपको किसी भी वजह से ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाइए, आप अपने जहाँ भी आप क्लासेस करते हो वो अपने फ्रेंड में बताइए। तो मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो आपके लिए लेते आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन, ओके, टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।